आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। तमिलनाडु में कुन्नूर के निकट प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु। वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए। सीडीएस जनरल विपिन रावत का अंतिम संस्कार कल दिल्ली छावनी में किया जाएगा। पार्थिव शरीर आज शाम विमान से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली पहुंचने की संभावना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को मार्च 2024 तक जारी रखने को भी दी मंजूरी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, सरकार ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए है प्रतिबद्ध। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी फ्लैश किया जाएगा। आज का प्रश्न है, किस महान स्वाधीनता सेनानी को पूर्वांचल का गांधी के नाम से भी जाना जाता है? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। किस महान स्वाधीनता सेनानी को पूर्वांचल का गांधी के नाम से भी जाना जाता है? आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। अब समाचार विस्तार से। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार कल दिल्ली छावनी में किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर आज शाम विमान से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली पहुंचने की संभावना है। आज तमिलनाडु के वेलिंगटन में मद्रास रेजिमेंटल सेंटर में श्रद्धांजलि सभा होगी, जिसके बाद जनरल रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा। कल पार्थिव शरीर नई दिल्ली में जनरल रावत के निवास पर लाया जाएगा, जहां लोग सवेरे 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक श्रद्धांजलि दे सकते हैं। जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोगों की कल तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। जनरल रावत और 13 अन्य को ले जा रहा भारतीय वायुसेना का MI-17 V5 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में कुन्नूर के निकट घने जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। चालक दल के अलावा सीडीएस का स्टाफ और परिवार के सदस्य भी हेलीकॉप्टर में थे। इनमें डिफेंस वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष मधुलिका रावत, सीडीएस की मिलिट्री सलाहकार ब्रिगेडियर LS लिटर, सीडीएस के एसओ लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और 5 PSO शामिल थे। हेलीकॉप्टर सोलर एयरबेस की ओर जा रहा था। जनरल रावत के असामयिक निधन से देश भर में शोक की लहर है। उन्होंने लंबे सैन्य जीवन में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। इस बीच वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक ट्वीट में कहा कि जनरल रावत और उनकी पत्नी की असमय मृत्यु ने उन्हें काफी दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र ने अपने वीर सपूतों में से एक को खो दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनरल रावत एक अद्वितीय सैनिक और सच्चे देशभक्त थे, जिन्होंने सशस्त्र बलों और सुरक्षा उपकरणों के आधुनिकीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश जनरल विपिन रावत की बहुमूल्य सेवाओं को कभी नहीं भूलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जनरल रावत के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जनरल रावत ने अद्वितीय शौर्य के साथ देश की सेवा की।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा सहित अन्य मंत्रियों और गण्यमान्य व्यक्तियों ने सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य सैन्य अधिकारियों और जवानों के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनरल रावत का असामयिक निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी के रूप में जनरल रावत को सदैव स्मरण किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मार्च 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल नई दिल्ली में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इलाकों में सभी के लिए आवास सुनिश्चित करेगी। श्री ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदियों को जोड़े जाने की परियोजना की भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 44,605 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केन बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दी है। ये राष्ट्रीय परियोजना होगी और इसमें केंद्र सरकार का कुल योगदान 90% होगा। ये प्रोजेक्ट 8 वर्षों में पूरा किया जाएगा और जब जैसा मैंने कहा कि 44,605 करोड़ रुपए इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 90% यानी कि 39,317 करोड़ रुपए रहेगा। इस परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होगा। यहाँ के लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की समस्या से ऐसे प्रभावित जिले जिनमें उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी एवं ललितपुर और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह और दतिया के निवासियों को काफी लाभ होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मथुरा में 201 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से ब्रज क्षेत्र में विकास के कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मथुरा वृंदावन को बड़े नगर निगम के रूप में विकसित किया गया है और ये पूरा क्षेत्र विश्व भर में आकर्षण के केंद्र के रूप में उभरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारत की आत्मा बसती है। उन्होंने पूर्व की सरकारों पर विकास में बाधक बनने का आरोप लगाया। पिछली सरकारों ने उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करने का कार्य किया था। उत्तर प्रदेश में दंगे उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई थी। दंगों के कारण कोई निवेश नहीं करना चाहता था। दंगों के कारण यहाँ के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ गया था। विकास के नाम पर लूट खसोट होती थी और विकास की परिभाषा प्रदेश नहीं परिवार हो गया था। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां बिजली देने में लोग भेदभाव करते थे। 4 जिले में बिजली आएगी, वह भी आधी अधूरी। बाकी 71 जनपद टकटकी लगा करके देखते थे कि हो सकता है कि हमारे यहां भी बिजली कभी आएगी। कुछ वीआईपी जनपद बना दिए गए थे और उस वीआईपी जनपद के माध्यम से विकास की सभी योजनाओं को वहीं पर केंद्रित करके उन्हीं में बंदरबाट होता था। आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व कल कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने पार्टी का पहला महिला घोषणा पत्र जारी किया। इसमें कांग्रेस ने चुनाव में 40% महिला उम्मीदवारों को टिकट वितरित करने की घोषणा की है। इसके अलावा महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण, कक्षा 12 की छात्राओं को स्मार्टफोन, स्नातक छात्राओं को स्कूटी, महिलाओं को बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा, पुलिस में महिलाओं को 25% नौकरियां, प्रत्येक महिला को वर्ष में 3 निःशुल्क गैस सिलेंडर और नवजात बच्चियों के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट FD जैसी घोषणाएं शामिल हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में कुन्नूर के निकट प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु। वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए। CDS जनरल विपिन रावत का अंतिम संस्कार कल दिल्ली छावनी में किया जाएगा। पार्थिव शरीर आज शाम विमान से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली पहुंचने की संभावना।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को मार्च 2024 तक जारी रखने को भी दी मंजूरी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, सरकार ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए है प्रतिबद्ध। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।